हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ, आप तो जानते ही होंगे बहुत से लोग। का कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। हो ना हो यहाँ भी कुछ ऐसा ही तूफान आ सकता है। देखिए आप लोग, मेरा छाता, ओह, एक तो कुमामोतो जाने का पैसा नहीं, ऊपर से छाता भी टूट गया। जिनको नहीं पता वो जान लें, मेरा नाम अभिषेक दुबे है और मैं जापान में रहता हूँ, ओसाका में। तो बहुत दिनों से बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपना चैनल बनाऊँ और उस पर आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं और जो आपकी इंक्वायरी होती है उसको आप लोगों को बताऊँ। तो चैनल तो नहीं, बट जस्ट ऐसे ही आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग जवाब देते हैं। सबसे पहला मैं बनाना चाहूँगा कि जो लोग होते हैं जो जापान आना चाहते हैं, जो मतलब स्टूडेंट होते हैं, जो जिनको ये नहीं पता कि जापान में कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है और कैसे आते हैं लोग, तो मैं उनके लिए कुछ मतलब एक हेल्प कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो अगर आप जैपनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बेटर है। और अगर आपका पर्पस क्या है पहले ये डिसाइड कीजिए। जैसे अगर आपका पर्पस है कि जापान में पढ़ करके वापस जाके इंडिया में नौकरी करनी है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, उससे कोई ज़्यादा तीर नहीं मार पाएंगे। पढ़ करके वापस जाइए। एंड इस तरीके की वीडियोज़ मैं ज़्यादा बनाता नहीं, तो कुछ गलती होगी तो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जापान आना चाहते हैं तो मेरा यही आपको सजेशन है कि आप ग्रेजुएशन कर करके जापान आइए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं नौकरी पाने की और दूसरे और भी काम करने के। अगर आपकी उम्र कम है, आपके पास टाइम है ज़्यादा, 20-22 साल के हैं, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है आपका, तो आप यहाँ से 2 साल जैपनीज़ लैंग्वेज पढ़िए, फिर यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी या फिर सेनमुन गाक्को में एडमिशन लेकर के आप आगे की फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया होता है, तो वो जॉब वगैरह के लिए आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी जॉब ढूंढने में, क्योंकि यहाँ की कंपनियाँ जो होती हैं वो ग्रेजुएशन के लिए मस्ट है, आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जिस भी सिटी में आपको आना है, ओसाका या टोक्यो, फुकुओका या जो भी वॉटेवर, तो आप सबसे पहले वहाँ के जितने भी स्कूल हैं ना उनके बारे में इंटरनेट पे सर्च कीजिए। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो एक एक सिटी में सैकड़ों स्कूल निकल के आएंगे आपके सामने। अब बात आती है कि स्कूल कौन सा बेस्ट है, कैसे उनको चुने। तो स्कूल के बारे में मैं आपको बता दूं कि सारे स्कूल पढ़ाने में सेम होते हैं, मतलब एक ही तरीके की पढ़ाई हर जगह होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो फैसिलिटीज़ का होता है कि कोई आपको थोड़ा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको फीस थोड़े सस्ते, मतलब फीस जो होती है ना, मतलब जापान के स्कूलों की फीस शहर के हिसाब से अलग अलग होती है, बट अब जैसे सेम ओसाका में है तो ओसाका के सारे स्कूलों की फीस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, थोड़ा 10-20 का ही अंतर होता है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा फैसिलिटी अच्छा दे रहा है, क्लासरूम में फैसिलिटी कौन अच्छा दे रहा है, आपके स्कूल में कौन फैसिलिटी अच्छा दे रहा है। कई स्कूल होते हैं जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेते हैं। आप यहाँ आइए और खुद अरुबाइतो कीजिए, पार्ट टाइम जॉब जिसको बोलते हैं, एंड उसके बाद फिर आप दीजिए उनको हर महीने फीस। कई बच्चे ये करते हैं, हम लोगों के स्कूल में तो यही था, हमने यही किया था। और कई होते हैं कि जो एक साथ फीस जमा करके आते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना एक्चुअली, तो आप अगर मैनेज हो सके तो पूरे 1 साल की फीस एक साथ दे के आइए। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से का स्टडी पे फोकस रहेगा, तो इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा पार्ट टाइम में। तो आप मतलब पैसों के लिए ज़्यादा रात वगैरह में भी लोग यहाँ पे करते हैं पार्ट टाइम, तो उसमें रात की सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। अगर नहीं मैनेज होता है तो फिर आइए, फिर मंथली, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हार्ड वर्क के लिए तैयार रहिए और देख लेंगे यार, यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप स्कूल की लिस्ट निकाल लोगे तो आप उनमें हमेशा एक ईमेल एड्रेस या फिर एड्रेस होता है, तो आप सबको मेल करो कि आपका ये क्वालिफिकेशन है और आप जापान आना चाहते हैं स्टडी के लिए। तो यहाँ के स्कूल जो है ना वो रिस्पांस देते हैं आपको, तो वो आपको रिस्पांस देंगे, आपके पास फॉर्म भेजेंगे, अपना ब्रोशर भेजेंगे। तो 2 टाइम एडमिशन होता है, एक होता है बच्चे यहाँ पे 2 टाइम आते हैं, एक अक्टूबर में आते हैं, एक अप्रैल में आते हैं। तो हम लोग अप्रैल बैच में आए थे। तो आप जब अप्लाई करोगे तो वो आपको जब रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको उस पर फिर अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा वो स्कूल के ब्राउज़र। तो आप देख लीजिए कैसा स्कूल है, फिर देने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लगते हैं, आपका आईडी, एड्रेस प्रूफ और
आपका सबसे बड़ी बात होती है ना, कई बच्चे इसलिए रह जाते हैं कि यहाँ जापान गवर्नमेंट जो है उनका रूल है कि जब आप जापान स्टडी के लिए आएंगे तो आपको एक गारंटर चाहिए होगा। वो गारंटर आपका ब्लड रिलेशन में कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, चाची, आप खुद भी हो सकते हैं बशर्ते। और उसके लिए आपको ना बैंक अकाउंट में अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हैं तो लगभग 8 लाख रुपए के अराउंड आपको दिखाना जरूरी है। और अगर आप 2 साल के लिए आ रहे हैं तो वही 18 से 19 लाख हो जाता है अराउंड, मैं फिगर बता रहा हूँ। तो वो ना जो पैसे होते हैं वो बस दिखाने के लिए होते हैं। गवर्नमेंट के पास स्टेटमेंट जाती है, वो चेक करते हैं कि हाँ इस बंदे का गवर्नमेंट मतलब स्पॉन्सर है, तो इसको प्रॉब्लम कुछ होगी तो दे विल हैंडल इट। तो आपको दिखाना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर आप उस पैसे को निकाल करके दिखाने के बाद यूज़ कर सकते हैं फीस वगैरह में या कुछ भी करने के लिए। बस बट आपको दिखाना पड़ेगा स्टेटमेंट कि आपके गारंटर के अकाउंट में इतने पैसे हैं। और साथ में उनका एक इनकम टैक्स प्रूफ भी देना पड़ेगा, 2 साल या 3 साल का लगता है इनकम टैक्स। तो वो आपको देना पड़ेगा कि पैसे आपने कहाँ से कमाए हैं, किस गड्ढे को खोदा है आपने, कितना पैसा निकला आपके पास। तो ये सब चीज़ों के बाद फिर जब आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो जाएंगे तो हर स्कूल अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखता है जो कि बच्चे के टच में हमेशा रहता है। तो वो आपसे संपर्क करेगा एंड जो डॉक्यूमेंट्स कम होंगे या ज़्यादा वो हमेशा आपसे मांगेगा और आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाएगा तो आती है फिर COE, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी बोलते हैं उसको। तो COE आने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब आपका COE अप्रूव हो जाएगा तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है उस COE की। तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद फिर आपका वीज़ा, कभी कभी वीज़ा लग जाता है वहाँ से, कभी कभी क्या होता है कि एम्बेसी से लोग इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। अब इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं तो आप जाएंगे वहाँ पे, जिस दिन वो आपको ईमेल के थ्रू बताएंगे कि आपको किस दिन जाना है, इंटरव्यू देना है। तो उसमें ज़्यादा नहीं, अगर आपने जैपनीज़ पढ़ी हुई है तो वो 10-15 क्वेश्चंस के लिस्ट होते हैं, उसमें वो बहुत नॉर्मल से होते हैं, पूछते हैं। मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो पूछते हैं कि इसको पढ़ो और उसका मतलब क्या है बताओ। तो जो जैपनीज़ पढ़ा है N4 या N5 लेवल की तो वो भी बता देगा उसको। बट अगर आप नहीं पढ़े, आप स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं तो वो फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि जापान क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ जाके, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें का प्रिपरेशन करके आप जाइए। तो जब आपका वीज़ा लग जाएगा ना तो फिर आपको टिकट करानी पड़ेगी। टिकट वगैरह जिस स्कूल बता देगा किस डेट में सारे बंदे आएंगे, तो उस तरीके से आप आ सकते हैं। अब जापान आने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों को पार्ट टाइम के। तो कुछ स्कूल्स हैं जापान में जो कि आपको हेल्प करेंगे पार्ट टाइम में, कुछ स्कूल नहीं करते हैं, बंदे को खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो ये न हेल्प आपके स्कूल में बहुत से सीनियर्स होंगे या आपके पहले आए लोग होंगे, उनसे आप ले सकते हैं। और कुछ जगहों पे स्कूल काफ़ी हेल्प करते हैं, हम लोगों के स्कूल ने हेल्प किया था, पार्ट टाइम में दिलवाया था हमें। तो इस तरीके से आप जापान आ सकते हैं। तो खर्चा जो अनुमानित लगता है ना, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस जो होता है, मैंने तो बताया था शुरू में कि आपको 8 लाख 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो 2 साल के लिए आ रहे हैं 18 लाख दिखाना जरूरी है। बट वो दिखाना है गवर्नमेंट के लिए। आपका खर्चा क्या होगा, जैसे कि आप अभी आ रहे हो, मैं बताता हूँ, 1 साल की फीस जमा करके। तो फीस जो 1 साल की जमा करोगे ना आप, तो स्कूल के अराउंड मेरे हिसाब से 7 या 8 लाख के आसपास होता है 1 साल का। जैसे कि हमारा अब 7 से 8 लाख आपका फीस लग जाएगा, बाकी फ्लाइट की टिकट लग जाएगी एंड यहाँ आने के बाद हॉस्टल। सबसे बड़ी है कि कुछ स्कूल जो होते हैं हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आप 6 महीने के लिए हॉस्टल लीजिए स्कूल से। ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि हॉस्टल लेने से ना आपको बाकी फिर, क्योंकि जापान में मकान लेने में बहुत से चोचलेबाजियाँ हैं, वो आपको लेने में बहुत पैसे भी खर्च होंगे स्टार्टिंग में एंड उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप 6 महीने के लिए कम से कम हॉस्टल लीजिए। हॉस्टल लेने के बाद अगर 6 महीने के बाद फिर आप देख लेंगे जापान कैसा है, कैसे यहाँ नियम कानून है, किस तरीके से चलते हैं, तो आप अपने आप फिर छोड़ करके नया अपना खुद का ले सकते हैं अपार्टमेंट। बट स्टार्टिंग में पैसे भी कम लगेंगे, हेल्प भी हो जाएगी, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। रेओ बोलते हैं हॉस्टल को, वो आप लीजिए स्कूल के थ्रू जो मिलती है डॉर्मेटरी। तो ये हो गया। तो रेओ के चार्जेस, अगर आप इंडिविजुअल रूम लेते हैं, सपोज आप इंडिविजुअल अपना रूम लेते हैं, तो रूम मिनिमम कम से कम 4 मान के आसपास, 40,000 के आसपास, येन के आसपास मिलता है एक छोटा सा रूम जो है। उसके बाद फिर वो बढ़ता जाता है फिर अब उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में लेने के लिए आपको की मनी भी देनी पड़ती है। बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह बोलते हैं ना, उस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके बहुत लाखों, मतलब 1-8 लाख मान लग जाता है लोगों का नॉर्मली। कई होते भी हैं मकान जो कि बिना सिक्योरिटी के मिलते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम से बहुत ढूंढना पड़ता है। तो इतना समय आपके पास जब आएंगे तो नहीं होगा, आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे या फिर लगेंगे वही ढूंढने। अगर आप आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन, जो नौकरी करने के पर्पज से आ रहे हो, ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन करके आए, बट जिनके पास अभी टाइम है कि वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं यहाँ से भी और वापस जाके उनका प्लान है तो वो आ सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको यहाँ ग्रेजुएशन करने का मूड है तो आपको जैपनीज़ बहुत दिल लगा करके, मन लगा के पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का यहाँ का सर्टिफिकेट जो सिलेबस होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता। हमें लगता है कि जो है ग्रेजुएशन कर लेंगे, जैसे होते हैं ना कई बच्चे आते हैं, अरे मेरे तो फ्यूचर प्लान है, आई विल मतलब ग्रेजुएशन करूँगा मैं जापान से और ये करूँगा, इंजीनियरिंग करूँगा, बट जब वो घुसते हैं ना स्कूल में, फिर उनका माथा ख़राब हो जाता है देखने के बाद कि ओ गलती कर दी, इंडिया से ही कर लेते किसी लल्ली पूरन इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो और हाँ, इंजीनियर्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। आप किसी भी अरे गरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आ जाइए, यहाँ बहुत स्कोप है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और नौकरी मिल जाती है। इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है यहाँ पे। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जैसे सब लोग बोलते हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। देखते हैं आगे आपकी हर तरीके से जो है हेल्प करी जाएगी। अभी तो इतनी एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती मुझे, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सीख लूँ और आप लोग भी मदद करने के लिए हैं ही। ठीक है जी। तो मेरे चैनल का नाम मैंने सोचा बहुत, तो एक बंदे ने मुझे सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया मुझे अभी आया करके, तो मैं बड़ा आभारी हूँ। हर्षित नाम है उसका, उसने इंस्टा पे मुझे बताया था कि अभी आया करके नाम, मैंने उससे सजेशन मांगा था तो अभी आया, तो अभी नाम तो मैंने ये रख दिया है। बाकी आप लोगों के जो सजेशन होंगे आप या फिर जो भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको टाइम मिलते ही ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलो जी, धन्यवाद।